मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। विश्व पृथ्वी दिवस पर विशेष प्रस्तुति, मेंथा की खड़ी फसल में देखरेख प्रबंधन, आज हम विश्व पृथ्वी दिवस की 43वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी जिसको मां की संज्ञा दी गई है वह हरी भरी एवं स्वस्थ रहे, जिससे उस पर जीवन निर्वाह करने वाले सभी प्राणी सुरक्षित एवं सकुशल रहें। परंतु आज हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम सही चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे चालाक प्राणी मनुष्य, जो अपनी संख्या बढ़ाते हुए इस समय 7.35 अरब तक कर लिया है, और दूसरी तरफ अपनी आवश्यकताओं पर केंद्रित होकर इस पृथ्वी के संसाधनों का दोहन एवं दुरुपयोग कर रहा है, जिससे पृथ्वी के नीचे घटता जल स्तर, कम होता जंगल क्षेत्र, कम होती खेती योग्य जमीन तथा दूसरी तरफ प्रलयकारी सुनामी, भूकंप जैसी विनाश लीला पृथ्वी दिखा रही है, तथा खतरनाक रासायनिक गैसों के उत्सर्जन के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ साथ ओजोन परत के क्षरण के कारण पृथ्वी पर तापमान में अधिक वृद्धि होने के कारण हर प्राणी के जीवन पर प्रश्न लग गया है। इसके बावजूद भी आज हम नहीं सावधान हुए तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी संततियों को पीने हेतु पानी तथा खाने हेतु भोजन तथा जीने हेतु उचित वातावरण नहीं मिलेगा। तब आप सोचेंगे कि आप पृथ्वी के सबसे समझदार प्राणी होने के बावजूद भी पृथ्वी के इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए कोई ठोस उपाय क्यों नहीं किया, जिससे कि आपकी आने वाली संततियों को आपकी तरह भोजन, पानी एवं उचित वातावरण मिले। क्योंकि आज विश्व पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी को हरी भरी एवं स्वस्थ बनाए रखने हेतु क्या ठोस उपाय करने होंगे, जिससे कि हम और हमारी संततियों का जीवन सुखमय और सुरक्षित रहे। इसके लिए अन्नदाता लेकर आया है विश्व पृथ्वी दिवस पर यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, आज विश्व पृथ्वी दिवस है और इस अवसर पर आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या इस समय लगभग 1.22 अरब हो चुकी है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17% है। इस जनसंख्या के जीवन निर्वाह हेतु सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं क्या? तो आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों के द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बढ़ती जनसंख्या के कारण जहां पर प्रति व्यक्ति 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए, वहां पर मात्र अपने देश में 0.1 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जमीन है। यही नहीं, इस कृषि योग्य भूमि का जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, उससे आज जो उत्पादन हमें मिल रहा है, भविष्य में यह उत्पादन ले पाएंगे, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से फसल उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन हेतु अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का एवं रासायनिक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, उससे कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। दूसरी तरफ अपने देश में सही प्रबंधनों के अभाव में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष अनुपजाऊ होती जा रही है, तथा जो मिट्टी की ऊपरी सतह खेती के प्रयोग में आती है, जिसका 1 इंच निर्माण हेतु 500 वर्षों का समय लगता है, वह मिट्टी प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर लगभग 20 से 30 टन जल या हवा के द्वारा क्षरण हो रही है। यही नहीं, जिस तरह से हम लोगों ने दैनिक उपयोग एवं सिंचाई हेतु भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं,
परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष औसतन 10 सेंटीमीटर भूमि जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जो कि आने वाले समय में एक विकराल समस्या के रूप में देखा जा रहा है। यही नहीं, पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने हेतु पेड़ पौधे का सबसे बड़ा महत्व होने के बावजूद भी प्रतिवर्ष अपने व्यक्तिगत स्वार्थों हेतु पेड़ों एवं जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने देश में मात्र 22.5% ही जंगल क्षेत्र रह गए हैं, जिसका कुप्रभाव कम वर्षा, सूखा, कहीं बाढ़ जैसी समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। और यह सब परिस्थिति इसी तरह बढ़ती रही तो मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। अतः हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने हेतु हम जागरूक हों। तो पहले तो विश्व के नीति निर्धारकों को निर्णय लेना होगा कि विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जाए तथा हरे पौधों की अधिकता को पृथ्वी पर बढ़ाया जाए। अब बात आती है कि कृषि को कौन कौन से कारक जिससे नुकसान पहुंचता है, उस हेतु कौन से कारगर एवं ठोस उपायों को अपनाना होगा। किसान भाइयों, वर्षा का पानी बहकर नालों नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाता है। इसको आपको अपने खेत एवं क्षेत्र में संरक्षण हेतु खेतों में मेड़बंदी, कुआं, तालाब का निर्माण कराना, वाटर हार्वेस्टिंग वाले उपायों को अपनाना, जिससे कि भूमि से जितना पानी उपयोग कर रहे हैं उसकी भरपाई हो जाए, ताकि सिंचाई एवं दैनिक उपयोग हेतु जल की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही मृदा क्षरण को रोकने हेतु मेड़बंदी, कम उथली जड़ों के उपरांत गहरी जड़ों वाली फसलों को उगाना, मेड़ों पर वायुरोधी वृक्ष का रोपण, कृषि वानिकी, कृषि बागवानी को बढ़ावा इत्यादि ऐसे बिंदु हैं जिनको अपनाकर अपनी पृथ्वी को हरा भरा रखने के साथ अपने जीवन के अनुकूल रख सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना। इसके अंतर्गत हमें रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को धीरे धीरे कम करते हुए जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नील हरित शैवाल, मृदा में उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं का संरक्षण करना होगा, ताकि मृदा में उपस्थित मुख्य तथा गौण पोषक तत्व को स्थायी रखकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। हमारे कृषि वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप बदलते मौसम परिवेश के मद्देनजर विकसित की गई प्रजातियों का कृषि में समावेश किया जाए। कृषि वर्ष में उपयुक्त दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, नकदी फसलों के चक्र को एक निश्चित योजना के तहत समावेशित किया जाए तथा सह फसली एवं मिश्रित कृषि को बढ़ावा दिया जाए। सिंचाई जल की बर्बादी को रोकने हेतु परंपरागत सिंचाई पद्धतियों को दरकिनार कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई पद्धति से अधिक कृषि क्षेत्र को आच्छादित किया जाए। किसान भाइयों, कृषि के सबसे बड़े शत्रु इन खरपतवारों, कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनों की निर्भरता को एकदम कम किया जाना चाहिए तथा इनके समेकित प्रबंधनों हेतु उपयुक्त शस्य कार्यों, परजीवी तथा परभक्षी जीवों का संरक्षण तथा यांत्रिक नियंत्रण जैसे गंधपाश, जैविक नियंत्रण जैसे ट्राइकोडर्मा इत्यादि का मिला जुला प्रयोग कर हम इन हानिकारक कारकों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर उपर्युक्त बताई गई बातों पर अमल किया जाए तो हम टिकाऊ कृषि के साथ साथ अपने खाद्य उत्पादन में न केवल वृद्धि कर सकते हैं बल्कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज 22 अप्रैल का दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अब तो आप समझ ही गए होंगे और इसलिए आप सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा, तभी इस पृथ्वी पर हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएंगे। किसान भाइयों, फूलों की खेती की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत कार्नेशन फूल की खेती करके उत्तराखंड के किसान भाई अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी मांग को देखते हुए बहुत से किसान भाई इसकी खेती किए हैं। तो किसान भाइयों, केवल इसका रोपण कर मात्र देने से ही गुणवत्ता युक्त एवं बाजार मांग के अनुसार आपको फूलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को कुशलता पूर्वक किया जाए।
अन्यथा आपको पोषक तत्वों, सिंचाई तथा फसल सुरक्षा के अभाव में कम एवं गुणवत्ताहीन फूलों की प्राप्ति होगी, जिससे मिलने वाला लाभ भी कम होगा। अतः किसान भाइयों, कार्नेशन की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्य इस समय पर किए जाने चाहिए, जिससे गुणवत्ता युक्त अधिक फूल की प्राप्ति हो, इसकी जानकारी दे रहे हैं महाराजपुर उधम सिंह नगर के प्रगतिशील किसान कृष्णदेव ठकराल। ये जिस पॉली हाउस में हम खड़े हुए हैं, ये कार्नेशन का 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, जिसमें कार्नेशन की 3 साल पुरानी फसल के बीच में आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। किसान भाइयों, कार्नेशन उच्च हिमालयी क्षेत्रों का पौधा है। यदि मैदान में हम इसको लगाते हैं तो कुछ विशेष सावधानियां हमको रखनी पड़ती हैं, जिससे कि सही मानक के पुष्प बाजार में भेज सकें। किसान भाइयों, अभी सर्दी का मौसम गया है और गर्मी आ रही है। विशेष सावधानी इसके पानी या सिंचाई की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमें करनी है, जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ और अच्छे फूल हमको दे सकें। सर्दी में किसान भाइयों, पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होती है, जो कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसी हिसाब से धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो विशेष ध्यान पानी की मात्रा पे रखना है। दूसरा, किसान भाइयों देख रहे हैं, जैसे ही तापमान बढ़ता है तो इसमें खरपतवार आदि की अधिकता हो जाती है। तो किसान भाइयों, लेबर लगा के या खुद अपने हिसाब से इसकी अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करें। अनुपयुक्त कल्ले जो कि नीचे से मुड़ गए हैं, बीमार हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको कैंची से काट दें, जिससे स्वस्थ पौधा ऊपर जाके अच्छी कली में परिवर्तित हो सके। दूसरा, किसान भाइयों, ये हमें ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में जबकि शादियां या उत्सव वगैरह कम होते हैं तो फूलों की मांग भी बाजार में कम हो जाती है। तो उसी हिसाब से इनकी प्रूनिंग करनी चाहिए। अनुपयुक्त कल्ले जो हैं वो निकाल देने चाहिए, स्वस्थ कल्ले रखने चाहिए, जिसपे आगे आके अच्छे पुष्प हमें मिले। दूसरा, गर्मी के दिनों में माइट, जिसमें क्या है, पत्ते जो हैं वो अंदर की ओर मुड़ते हैं और कली जो है वो सही तरह से खिल नहीं पाती है। इसके साथ साथ थ्रिप्स आता है, जिसमें पत्ते बाहर की ओर मुड़ते हैं और फूल का रंग सही नहीं होता, डिस्कलर होता है। इन दोनों कीड़ों की रोकथाम के लिए बाजार में चेक नाम की दवा उपलब्ध है, जिसका कि 1 ml मात्रा, साथ में सर्फेक्टेंट जो कि सर्फ होती है, पत्तियों के साथ दवा को चिपकाती है, उसकी आधी ml मात्रा मिला करके समान रूप से छिड़काव करें। इसके साथ साथ पुरानी पत्तियां, पुराने कल्ले निराई के साथ साथ ही किसान भाइयों नीचे से निकालते रहना चाहिए। इसकी सफाई रहे। यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो आप जो है ऊपर जाल अंदर फैला सकते हैं या पॉली हाउस के ऊपर चूने का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे धूप की तीव्रता कम हो जाती है और हमारी फसल को जो गर्मी से होने वाला नुकसान है वो कम से कम होता है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ।
किसान भाइयों, औषधीय फसलों की बात करें तो मेंथा की खेती बाराबंकी, फैजाबाद, बरेली, अन्य जिलों के किसान भाई सुविधा अनुसार इसकी खेती करते हैं। जिन किसान भाइयों ने सक्कर से बुवाई की होगी या इसके अलावा समय से रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय 30 से 45 दिन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। इस फसल से अच्छी तेल की पैदावार मिले, इस हेतु आवश्यक है कि मेंथा की अच्छी बढ़वार हेतु खरपतवार, उर्वरक, सिंचाई तथा पौध सुरक्षा पर ध्यान दें, अन्यथा आपकी मेंथा की फसल की धीमी बढ़वार, कमजोर पौध तथा ऐसी फसल पर विभिन्न प्रकार के रोगों एवं कीटों का प्रकोप होगा, जिससे मेंथा की उपज एवं तेल में भारी गिरावट हो जाएगी। इसलिए मेंथा की खड़ी फसल पर किए जाने वाले सस्य कार्यों पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजानी बदायूं के डॉक्टर अर्जुन सिंह। और किसान भाई अभी जो समस्याएं पूछ रहे हैं मेंथा में, उसके बारे में किसानों की जो समस्याएं उसका समाधान करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्योंकि सिंचाई ये गर्मियों में ये फसल ली जाती है, इसलिए इसमें जल प्रबंधन अधिक रखना पड़ता है, अच्छा रखना पड़ता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई, ना खेत सूखे और ना ज्यादा पानी भरे। तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी क्यारियां रहे और उससे सिंचाई आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगातार खेत में सिंचाई करते रहें, जिससे मेंथा की बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा आपको। क्योंकि सिंचाई बार बार करेंगे तो घास बार बार जमेगी, क्योंकि खरपतवार जो है अनचाहे पौधे होते हैं। और हम जो भी पानी की या पोषक तत्वों की व्यवस्था करते हैं, पोषक तत्व हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा करके उसकी जो उत्पादन है उसमें गिरावट लाती है, उत्पादन कम कर देता है। इसलिए खरपतवारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और घास जो खेत में है आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खरपतवार मुक्त खेत होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिले। निराई गुड़ाई से जो भूमि में जड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है उसका अलग ही महत्व है, इसलिए निराई गुड़ाई 1 से 2 निराई गुड़ाई अवश्य इस फसल में करनी चाहिए, जिससे अधिक अच्छा उत्पादन मिले आपको। अधिक उत्पादन आपको चाहिए क्योंकि ये तेल वाली फसल है, तो इसमें जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसलिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 15 से 20 किलोग्राम पोटाश की प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में 5 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ अवश्य कर लें। फास्फोरस, पोटाश, जिंक की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा का प्रयोग रोपाई के समय करें। और खड़ी फसल में जब अच्छी अवस्था में हो, साख अच्छी हो मेंथा की, उस वक्त हम यूरिया और जिंक सल्फेट जो 1 टंकी 15 लीटर वाली है उसमें 50 ग्राम जिंक सल्फेट और 200 ग्राम यूरिया मिला के यदि 2-3 स्प्रे 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर दें तो उत्पादन अधिक मिलेगा आपको। आपकी समस्या आती है मेंथा में, उसमें जो प्रमुख आप बता रहे हैं कि अभी दीमक की समस्या है आपकी खड़ी फसल में, तो दीमक की खड़ी फसल में जो दीमक है उसको नियंत्रित करने के लिए एक क्लोरोपाइरिफॉस नाम का रसायन आता है, उसकी 2.5 से 3 लीटर मात्रा आप जैसे सिंचाई करते हैं उस सिंचाई जल के साथ यदि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम उस दवा का प्रयोग कर दें तो जो दीमक की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और दूसरी समस्या है जैसे आपने बताया कि सूंडी लग जाती है मेंथा में, और वो काफी इसके पत्ते खाकर, क्योंकि मेंथा में जो तेल की मात्रा है वो पत्तों में होती है, इसके पत्ते खाके नुकसान सूंडी से हो जाता है और उत्पादन आपको अधिक नहीं मिल पाता है। और जैसे ही आपको सूंडी का प्रकोप दिखाई दे, हेरी कैटरपिलर नाम की इस सूंडी के नियंत्रण हेतु क्यूनॉल फास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसलिए ये विशेष आप ध्यान रखें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि हम मुर्गी पालन व्यवसाय की बात करें तो यह प्रदेश के अनेक किसान भाइयों द्वारा और बेरोजगार युवकों द्वारा अपनाया जा रहा है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो अभी गर्मी का मौसम अपनी चरम पर है
और इस समय तापमान की अधिकता मुर्गियों में कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए इस समय मुर्गियों के आहार, रोग के साथ साथ आवास प्रबंधन पर भी विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अतः मुर्गी पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में आप किस प्रकार से करें अपनी मुर्गियों की देखभाल प्रबंधन, इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं एक मुर्गी पालक दिनेश ठाकुर। एक छोटा सा व्यवसाय कर रहा है मुर्गी पालन का, जिसमें करीब 10,000 बर्ड पालता हूँ। इसमें गर्मी में थोड़ी सी व्यवस्था अधिक करना पड़ता है मौसम के हिसाब से। इनका खाने का विशेष ध्यान रखें, दाना अच्छे से अच्छी क्वालिटी का दिया जाए। जैसे 60 किलो अपन ने मक्का चूरी ले ली, सोयाबीन की खली 30%, मूंगफली की खली 5%, DCP 1%, सिल्क ग्रिड पाउडर 1%, खनिज मिश्रण 1% और राइस पॉलिश 10% के साथ विटामिन को स्थान विशेष के अनुसार मिलाया जाता है। 10 दिन फिर स्टार्टर आता है जो मध्यम उम्र का रहता है बच्चा, जिसे 11 दिन से 25 दिन तक खिलाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% होती है तथा यह बारीक पिसा हुआ राशन होता है। यह प्री स्टार्टर राशन की अपेक्षा मोटा होता है। इसमें मक्का 50%, सोयाबीन की खली 20%, मूंगफली की खली 5%, DCP 1%, सिल्क ग्रिड पाउडर 1%, खनिज मिश्रण 1%, राइस पॉलिश 10% के साथ विटामिन को भी स्थान विशेष के अनुसार मिलाया जाता है। तो स्टार्टर देने के बाद करीब 21 दिन के बाद फिर अपने को फिनिशर पे आना पड़ता है। जो फिनिशर आखिरी माल बिकते तक अपने को खिलाना पड़ता है। और यह राशन उपयुक्त बताए गए राशन की अपेक्षा मोटा राशन होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% तक होती है। मक्का की मात्रा 60%, सोयाबीन की खली 20%, मूंगफली की खली 5%, DCP 1%, सेल पाउडर 1%, खनिज मिश्रण 1%, राइस पॉलिश 10%। इसके साथ ही साथ विटामिन स्थान विशेष के साथ दिया जाता है और उसमें कुछ मेडिसिन भी मिलाया जाता है। अगर बॉयलर की मात्रा की बात करें, जैसे अपना 50 ग्राम का चूजा आता है, तो उसको 10 ग्राम दाना चाहिए एक दिन में। जैसे वो 100 ग्राम का हो जाता है तो 100 ग्राम के चूजे के लिए 20 ग्राम दाना प्रतिदिन वजन के हिसाब से 20%। जैसे बॉयलर के बर्तन होते हैं, तो ये बर्तन जैसे 5 किलो 7 किलो का एक बर्तन होता है, उसको भर दिया जाए तो उसमें 24 घंटे बच्चे दाना, जब उसको जरूरत है तो दाना खाते जाएगा। और साइड में पानी रहता है, पानी के ब्रूडर भी पानी भी लेते जाएगा। गर्मी के समय में जैसे ऊपर टीन सेट है या सीमेंट सीट है, तो उसके ऊपर घास या पैरा बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर ड्रिप जिसको बोलते हैं, वो स्प्रिंकलर उनको चलाया जाए, जिससे फव्वारे से पूरा गीला रहेगा, तो इधर नीचे नमी मिलेगी तो बच्चा अच्छा पलेगा। टाट की फट्टी दोनों साइड पे लगा दिए, तो उसके लगाने से क्या है, जो ऊपर अपन पानी डालेंगे तो उससे वो टाट की फट्टी गीली होंगी तो अंदर अच्छी ठंडक मिलेगा, और जिससे कूलर जैसे मतलब ठंडी हवा मिलेगी। शाम के बाद ये पर्दे उठा देना चाहिए। पर्दे उठा देने में यह है कि जो हवा ठीक रहेगा और नीचे की जो बास है, इस्माइल है, वो बाहर निकल जाएगी और उससे बच्चे में ग्रोथ अच्छी आएगी। जैसे शाम के टाइम गर्मियों में हवा तूफान चलते रहता है, जैसे गर्मी हवा चल रही है, गर्म हवा, तो उस समय अपने को पर्दे बंद रखना है ताकि इधर अपनी क्षति ना हो। जैसे वैक्सीन का है, इसमें 7 दिन में हम पहला वैक्सीन कर देते हैं, वो आता है लसोटा। फिर 14 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन होता है गम्बोरो रानीखेत, तो इसका ये दूसरा वैक्सीन होता है। फिर रिपीट करना पड़ता है तीसरा, वो जो पहला वाला किया अपन, उसी वैक्सीन को तीसरे बार रिपीट करना पड़ता है। पहला वैक्सीन तो अपन आंख में करते हैं और दूसरे में मुश्किल नहीं है क्योंकि बच्चा बड़ा होता है, इसलिए अपन पानी के साथ दे देते हैं। और तीसरा वैक्सीन भी उसी कंडीशन पे पानी के साथ देते हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी आती है और बच्चे के मरने की संख्या कम हो जाती है। जैसे लीटर गीला हो जाए, इस कंडीशन पे चूना छिलके में मिला करके और फिर से छिलके की बिछाई कर दे, तो उसमें जो नमी है वो सोख जाएगी और उसमें कोई फंगस रोग या ऐसी कोई और मतलब बीमारी नहीं आएगी। कार्यक्रम में बाकी है अभी और जानकारियां, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों में किसानों के सामने आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों के समाधान हेतु
अन्नदाता लेकर आया है निशुल्क फोन हेल्पलाइन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार सायं 5 से 6 बजे केवल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है ऊंच गांव उन्नाव से राकेश मौर्य। आप सब्जी फसलों में कीटों के नियंत्रण हेतु नीम आधारित कीटनाशक बनाने पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। नीम की पत्तियां हैं जिसको आप सीधे तौर पे ही पानी में उबाल करके उसका अर्क बना लेते हैं। इसके लिए सीधा सा ये हिसाब किताब है कि 10 किलो पानी लें और 5 किलो उसमें पत्तियां डाल दें और उनको अच्छी तरह से उबाल लें। जब पानी वो आधा रह जाए तो उसको ठंडा करके और छान करके कपड़े से और उस पानी को आप अलग कर लें और इस घोल को 1/4 की मात्रा में, 1 मात्रा इसकी पत्तियों के अर्क की लें और 4 मात्रा में पानी मिलाकर इस तरह से यदि आप छिड़काव करते रहें और उसको 10 दिन में वापस पुनरावृत्ति करते रहें तो ये सभी तरह के रस चूसने वाले कीड़े हैं वो आपके रोकथाम हो जाती है। इसी तरह से नीम की जो नीमोली है इसको भी आप साफ तरीके से धो के और उसका पाउडर बना लें। उसकी जो अंदर की गिरी होती है उसको कूट करके और उसका पाउडर बना लें और इस पाउडर को आप सुरक्षित घर के अंदर स्टोर कर लें और फिर जिस समय आपके फसलों में कीड़े मकोड़े और इनका प्रकोप होता है तो आधा किलो पाउडर ले लो और 20 लीटर पानी में, ये हिसाब किताब है इसका। इसको लेकर आप आसानी से 1 हफ्ते के तौर पर 10 दिन में इसका वापस पुनरावृत्ति करते रहें। आधा किलो की जो पाउडर है आपका नीमोली का उसको 20 लीटर पानी के अंदर पोटली में डाल के और उसको आप छोड़ दें 24 घंटे के लिए, तो उसका सारा रस है वो उसमें निथर जाएगा और इस घोल को आप वापस स्प्रे पंप में डाल के आप प्रयोग कर सकते हैं फसलों में। इसी तरह से नीम का तेल है, ये तो बहुतायत मात्रा में आपको मार्केट में मिल जाता है 2% से लेकर 3% तक। जैसी जैसी आपके फसल में कीड़े मकोड़ों की बीमारियों का प्रकोप है उसकी जितनी अधिक मात्रा होगी तो अधिक प्रयोग कर ले, नहीं तो आपका 2% है वो सुरक्षित प्रयोग है। 1 लीटर पानी में 2 ml नीम का तेल है वो डाल करके इस हिसाब से 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 30 मिलीलीटर आप नीम का तेल डाल के और इसका स्प्रे कर सकते हैं। चूसने वाले कीड़े हैं खास करके और पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, ये सारे कंट्रोल हो जाते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। यूपी में नहीं रुक रहा रेप का सिलसिला। जौनपुर में 7 साल की बच्ची से दुराचार का प्रयास। औरैया में महिला को ढोंगी तांत्रिक ने बनाया हवस का शिकार। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने की केंद्र सरकार को हटाने की मांग। कहा देश की रक्षा नहीं कर पा रही कांग्रेस, विदेश नीति पर भी साधा निशाना।